स्टूडेंट्स, जो आज का टॉपिक रहेगा बेटा वो रहेगा इंडस्ट्रियलाइजेशन इन कॉलोनी को। कोशिश करेंगे कि ये पूरा का पूरा चैप्टर हम आज ही ख़त्म कर दें और जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स रहेंगे सिर्फ हम लोग वही पढ़ेंगे। यहाँ पे हम बात इंडियन टेक्सटाइल की करेंगे, जहाँ पे हम ये देखेंगे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले भी हमारे जो बिजनेस लिंक थे इंटरनेशनल मार्केट में वो अच्छे खासे थे, स्पेशली द फील्ड ऑफ कॉटन गुड्स एंड हमारा जो सिल्क वगैरह का था उसमें हम बहुत ही बढ़िया तरीके से बूम कर रहे थे। अच्छा, अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो जो पर्शियन और अमेरिका, जो हमारे जो मिडिल ईस्ट के जो बिजनेसमैन वगैरह थे, वो बेसिकली गुड्स वगैरह जो हमारा पंजाब से अफ़गानिस्तान और ईस्टर्न पर्शिया, सेंट्रल एशिया, यहाँ वहाँ से लेते थे। ठीक है। अब धीरे धीरे जो हमारे जो वेस्टर्न और ईस्टर्न जो सी रूट्स थे, वो बेसिकली एक जिसे बोलते हैं कि नहीं, समुद्री यात्रा के थ्रू लोग अपना बिजनेस वगैरह किया करते थे। और मसूलीपट्टनम जैसे कोरामंडल कोस्ट हमारा ईस्ट में हो गया, बंगाल की तरफ हुगली पोर्ट हो गया, अच्छा खासा ये साउथ ईस्ट एशियन पोर्ट के साथ कनेक्टिविटी इन सब की थी। अब जो हमारे वैरायटी ऑफ इंडियन मर्चेंट्स थे, जो बैंकर थे, वो इस पूरे प्रॉपर एक्सपोर्ट ट्रेड में अच्छा खासे तरीके से इन्वॉल्व हुआ करते थे। ठीक है। अब जो हमारे मर्चेंट्स का सप्लाई वगैरह होता था, वो ज़मीन से लेकर के पोर्ट टाउन तक उनका प्रॉपर अच्छा खासा लिंकअप हुआ करता था, तभी तो वो लोग किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन कर पाएंगे वाया सी रोड। अच्छा, अगर हम बात करते हैं 1750s तक, तो ये कंट्रोल इंडियन मर्चेंट्स के पास रहा और धीरे धीरे इसमें ब्रेक डाउन होता रहा। मतलब कि ये जो चीज़ें थी अब वो धीरे धीरे डाउन हो रही थी। क्यों डाउन हो रही थी? क्योंकि अब यूरोपियन कंपनियां आ गई थी, उनके हाथ में पावर आ चुका था। हमें पता है भाई 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुआ था। अब ये जो बैटल हुआ था, इसकी वजह से यूरोपियन पावर ने अपना हाथ जमाना शुरू कर दिया था हमारे इंडिया में, और कोशिश ये किया था कि पूरी जगह उनका ही मार्केट पे मोनोपोली हो जाए। हुआ यही। हमारी जो ओल्ड पोर्ट थे, जो सूरत और हुगली की बात करें, सूरत कहाँ पे? वेस्ट साइड गुजरात में, और हुगली कहाँ? बंगाल साइड। ठीक है। हुगली की बात करें तो वो अब डूब रहे थे, तो इनकी जगह कौन ले रहे थे? ओल्ड पोर्ट की जगह कौन लेगा यहाँ पे? जाहिर सी बात है, जो मुंबई था, मेड्रास था, अब सूरत और हुगली की जगह वो लोग लेंगे। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ हम यहाँ पे ये देखेंगे कि जो हमारे जो वीवर्स थे, राइट, जो हमारे वीवर्स, अच्छा यहाँ पे ये देख लेना, वाइल सूरत एंड हुगली डिकेड एंड बॉम्बे एंड कैलकाटा ग्रीव। बॉम्बे एंड कैलकाटा जो आज के डेट में हम मुंबई बोलते हैं ना, उसे हम पहले बॉम्बे बोला करते थे। मतलब सूरत और हुगली धीरे धीरे ख़त्म होते चले गए और इनकी जगह किसने ले लिया? बॉम्बे एंड कैलकाटा। तो इनको याद रख लेना। अच्छा, वीवर्स के साथ क्या हुआ? अगर हम ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें और इन लोगों ने अपनी पावर को कंसोलिडेट किया, एकजुट किया। और ऑल दो अगर हम ब्रिटिश कॉटन इंडस्ट्री की बात करें तो अच्छे खासे तरीके से इन लोगों ने अपने आप को एक्सपेंड नहीं किया था, क्योंकि हमारी इंडियन जो फाइन टेक्सटाइल जो क्वालिटी थी उसके यूरोप के मार्केट में बहुत तगड़ा उनका ना डिमांड हुआ करता था। अब इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, जब अपनी पावर को इन्होंने बिल्कुल स्टैब्लिश कर लिया बंगाल और कर्नाटक की तरफ, तो जो फ्रेंच थे, डच थे, पोर्टुगीज़ थे, जो कि हमसे पहले आए हुए थे। हमसे पहले कौन आए थे? पीडीएफ के फॉर्म में ये लोग आए थे। पी फॉर पोर्टुगीज़ पहले आए थे, डी फॉर डच बाद में आए, उसके बाद एफ से फ्रेंच आए। ठीक है। एंड देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि धीरे धीरे इन लोगों ने अपने मार्केट में, हमारे मार्केट में पूरा का पूरा कैप्चर करना शुरू कर दिया। अब जो वीवर थे और जो हमारे मर्चेंट्स थे, वो धीरे धीरे इन लोगों ने क्या करना काम शुरू कर दिया, आपस में जो इनके रिलेशंस थे वो कहीं ना कहीं इंटरप्ट होते गए। रीज़न, क्योंकि जो हमारे ब्रिटिशर्स थे अब उन्होंने उसमें इंटरफेयर करना शुरू कर दिया था। और ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें तो इन्होंने पॉलिटिकल पावर को हमारे यहाँ पे स्टैब्लिश किया, ट्रेड के ऊपर मोनोपोली स्टैब्लिश किया। मोनोपोली मतलब एकाधिकार होता है, और पूरा का पूरा मैनेजमेंट सिस्टम वगैरह जितनी भी चीज़ें होती है ना, पूरा प्रॉपर कंट्रोल इनका था। अच्छा, हमारे यहाँ के जो वीवर्स थे उनको एलिमिनेट करना शुरू कर दिया, राइट। अपने आप में इन लोगों ने पेड सर्वेंट को अपॉइंट करना शुरू कर दिया। जो ब्रिटिशर्स के अंडर जो पेड सर्वेंट होते थे उनको हमने क्या बोला? गोमास्तास। जो वीवर्स को सुपरवाइज करते थे
उनसे जो भी उनकी सप्लाई होती थी उनको कलेक्ट करना, उनकी क्वालिटी को एग्ज़ामिन करना कि क्या ये क्वालिटी सही है या नहीं है, ये सब काम गोमास्ताज़ करते थे। गोमास्ता इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार ज़रूर इसको याद कर लेना क्योंकि 1 नंबर में एमसीक्यू में आ जाता है। अच्छा, दूसरी बात करें तो ये जो थे हमारे गोमास्ताज़ हुआ करते थे, वो कई बार पता है वीवर्स जो होते थे उनको लोन दिया जाता था। ठीक है, लोन वो लोग बेचारे लेते थे सप्लाई को पूरा करने के लिए सो दैट कि वो रॉ मटेरियल वगैरह खरीद लें अपने प्रोडक्शन के लिए। ठीक। अच्छा, अब जो लोन लिया करता था उसको कहीं न कहीं क्लोथ्स को सप्लाई वगैरह जो प्रोडक्शन होता था वो गोमास्ताज़ को देना करता था। अगर गोमास्ताज़ को वो नहीं दे पाता था तो गोमास्ताज़ उनको सिवियरली पनिश किया करते थे। अब धीरे-धीरे अगर हम बात करें तो जो विलेजर्स हुआ करते थे उनकी अगर रिपोर्ट्स की बात करें विलेजेस में तो वीवर्स जो हुआ करते थे और गोमास्ताज होते थे उनके बीच में क्लैशेस होने लगे, मतलब झगड़े वगड़े होने लगे। ठीक है, तो जो अर्लियर होती थी जो सप्लाई मर्चेंट्स की अगर बात करें जो हम दे मतलब कि वीविंग विलेजेस में कभी बार रह लेते थे और उनके जो रिलेशनशिप्स होते थे वीवर्स के साथ वो थोड़े बहुत बढ़िया हुआ करते थे। लेकिन बाद में अगर हम बात करें तो गोमास्तास जो आउटसाइडर होते थे वो विलेजेस वगैरह में से उतना जानकार नहीं होते थे, उनके रिलेशंस उतने सोशल लिंक्स नहीं हुआ करते थे जो बाद में गोमास्तास आए। तो वो लोग बहुत सीवियरली पनिश किया करते थे और सिपॉइज़ के साथ एंट्री लिया करते थे विलेजेस में और वीवर्स को पनिश कर दिया करते थे इनफैक्ट डिले सप्लाई होने पे। ठीक है, अब जो वीवर्स होते थे वो जो बार्गेनिंग वगैरह किया करते थे डिफरेंट डिफरेंट बायर्स के पास, इनके अच्छे खासी जो स्पेस हुआ करता था पहले अब उनको नहीं मिल पा रहा था क्योंकि गोमास्तास बीच में बहुत ज़्यादा इंटरफेयर कर रहे थे। ठीक है, और कंपनी भी प्रॉपर प्राइस इन व्यूवर्स को नहीं दे रही थी। तो बेचारे व्यूवर्स की कंडीशन अच्छी नहीं थी। इन लोगों ने बोला कि जब हमें कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा तो इट्स बेटर हम माइग्रेट कर जाएँ सिटीज़ में। ठीक है, इट्स बेटर कि हम बाहर जाएँ, फैक्ट्री वैक्ट्री में काम तलाश लें तो ज़्यादा बढ़िया है। अब 19th सेंचुरी आते-आते तक कॉटन जो वीवर्स थे उनके सामने एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ चुका था। तो हम यहाँ पे बात करेंगे कि मैनचेस्टर कम्स टू इंडिया कैसे। मैनचेस्टर क्या है? क्या कोई आदमी है? नहीं, मैनचेस्टर आदमी नहीं है। मैनचेस्टर एक बहुत बड़ा शहर था लंदन का और जो कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में एक इंडस्ट्री और शहर कह सकते हैं। इंडिया का मैनचेस्टर बात करें तो अहमदाबाद को हम बोलते हैं, बहुत बार बॉम्बे से कंपैरिजन हो जाता है लेकिन अहमदाबाद को हम उस वक्त बोला करते थे। 1772 की बात करेंगे, हेनरी पट्टूलो की बात करेंगे, एक कंपनी ऑफिशियल हुआ करते थे। उन्होंने अगर हम बात करें तो इंडियन टेक्सटाइल के लिए उन्होंने बोला था कि भाई इसको कोई भी कभी भी ये रिड्यूस नहीं हो सकता क्योंकि कोई भी और नेशन इस क्वालिटी का सामान प्रोड्यूस नहीं कर सकता है। ठीक है, इन्होंने एक ऐसी बात कही। अच्छा, अगर हम बात करें तो 1811 एंड 12 में हमारा जो एक्सपोर्ट था वो बड़ा तगड़ा था। लेकिन हम 1850-51 की बात करें तो वही जो हमारा एक्सपोर्ट था वो 33 से घट करके 3% तक भी नहीं रहा। तो क्या हुआ? ऐसे क्या हुआ? तो हम ये बोलेंगे कि भाई सिंपल सा एक जिस्ट ये निकलता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो करती थी, जो हमारी थी, वो बिना उनके पास कोई भी कॉम्पिटिशन नहीं था आउटसाइड से, लेकिन हमारे पास तो कॉम्पिटिशन था। तो हम लोग स्टार्टिंग में पूरा का पूरा पता है फाइनल गुड्स बेचा करते थे, कंप्लीट गुड बेचा करते थे, सामान जो प्रॉपर कपड़ा होता था बना करके फिनिश गुड बेचते थे। ब्रिटिशर्स आने के बाद उन लोगों ने हमसे रॉ मटेरियल लेना शुरू कर दिया। ठीक है, अब हम सिर्फ रॉ मटेरियल का सप्लाई करते थे। आप खुद सोचो ना, आप एक प्रॉपर पूरा शर्ट बेच रहे हो और उसके बदले में आपको ज़्यादा पैसा मिल रहा है। अगर आप सिर्फ रॉ मटेरियल सिर्फ कॉटन का कपड़ा बेचोगे तो उसकी तो लागत कम लगेगी ना। तो कुल मिला करके हम लोग अब सिर्फ रॉ मटेरियल बेचने लगे, रॉ मटेरियल की सप्लाई हम लोग करने लगे, जिससे हमारा जो एक्सपोर्ट था वो हमारा फेल हो गया, जो हमारी चीज़ें थी। और वैसे भी अब एक्सपोर्ट का है का क्योंकि पूरा तो ऑक्यूपेशन इन लोगों का था, किनका? ब्रिटिशर्स का। और एक्सपोर्ट ऑफ ब्रिटिश कॉटन गुड्स ये इंक्रीज़ हो रहा था अर्ली 19th सेंचुरी में और एंड ऑफ द 18th सेंचुरी में अगर हम बात करें तो नो इम्पोर्ट ऑफ कॉटन पीस ऑफ गुड इनटू इंडिया, कोई भी हमने यहाँ पे कोई भी गुड्स वगैरह को हमने यहाँ पे इंपोर्ट वगैरह नहीं किया। अब कॉटन वीवर्स की बात करें इंडिया में तो उनके पास काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रही थी और दो प्रॉब्लम तो स्पेशली सेम टाइम पे हुई।
क्यों? क्योंकि पहली चीज़ हमारा जो एक्सपोर्ट मार्केट था वो कोलैप्स्ड हो गया, और अगर हम लोकल मार्केट की बात करें तो वो श्रैंक हो गया। लोकल मार्केट इट मीन्स जो हमारे काश्तकार लोग थे या जो वीवर्स थे, वो भाई अब ख़त्म से थे, बिल्कुल कुछ प्रॉफिट हो ही नहीं रहा था। ठीक है, क्योंकि मैनचेस्टर से चीज़ें आ रही थी, लोग उसे खरीद रहे थे, मशीन्स जो गुड्स थे वो सस्ते दामों में बिक रहे थे, तो कोई हाथ से बने हुए सामान इतने महंगे वाले सामान क्यों खरीदेगा? ठीक है। और रही बात, जो हमारे लोग थे, वीवर्स थे, वो आसानी से compete नहीं कर पाते थे मशीन गुड्स से, तो ये प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ रही थी। सिविल वॉर की बात करें तो सिविल वॉर हो गया। अब जब सिविल वॉर इन अमेरिका और यूएस के बीच में होगा, तो क्या करेंगे ये? कॉटन सप्लाई फ्रॉम यूएस वर कट ऑफ। जो कॉटन सप्लाई थी यूएस से लोग करते थे, वो बिल्कुल कट कर दी गई। अब ब्रिटेन किसकी तरफ बढ़ेगा? इंडिया की तरफ बढ़ेगा। और रॉ कॉटन एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया इंक्रीज। अब हम क्या बेचेंगे? रॉ मटेरियल बेचेंगे। किसको बेचेंगे? ब्रिटेन को बेचेंगे। किस रेट पे बेचेंगे? ऑब्वियस सी बात है, हम द प्राइस ऑफ अ रॉ कॉटन शॉट अप। अब जब ज़्यादा डिमांड होगी तो थोड़ी कीमत बढ़ाएंगे। अब इंडिया के जो वीवर्स थे, अब वो क्या होने लगे? स्टार्व ऑफ द सप्लाई एंड फोर्स टू बाय अ रॉ कॉटन एंड exorbitant prices. In this situation weaving could not pay. अब यहाँ पे कंडीशन ये होगी कि ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा व्यूवर्स से लेंगे और बाहर की तरफ अपनी कंट्रीज़ में भेजेंगे, जिससे हमारे व्यूवर्स को ज़्यादा जो पेमेंट था वो नहीं मिल पा रहा था और इनकी कंडीशन बेकार जा रही थी। मतलब अपने ही कंट्री में उन्होंने सामान भेजा। देखा जाए तो हमें प्रॉफिट होना चाहिए था हमारे लोगों को रॉ कॉटन के लिए, बट हमारे ही व्यूवर्स को प्रॉपर पे नहीं कर रहे थे। अच्छा, एंड ऑफ द 19th सेंचुरी की बात करें, वीवर्स एंड अदर क्राफ्ट्स पर पीपल जो थे उनको और प्रॉब्लम हो रही थी। अब जो हमारी फैक्ट्रीज थी इंडिया में, उन्होंने प्रोडक्शन करना शुरू किया था, मार्केट में मशीन गुड्स आ रहे थे, लेकिन हाउ कुड वीविंग इंडस्ट्री पॉसिबल सर्वाइव? जो कि जो हाथ से जो काम करते थे वो कैसे सर्वाइव करती, जब इंडिया में भी फैक्ट्रीज वगैरह आ चुकी थी? और फैक्ट्रीज आने का मतलब है, हमारी जो फर्स्ट कॉटन मिल थी बॉम्बे में आई 1854 में, इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन कर लो। और 2 साल बाद की बात करें तो 1862 में 4 मिल्स हमारे यहाँ पे आई, जिसमें 94,000 स्पिंडल्स हुआ करते थे, काम करने की क्षमता जो होती हैं, और 2150 लूम्स हुआ करते थे। तो इनकी नंबरिंग्स याद करने की ज़रूरत है? बिल्कुल याद करने की ज़रूरत नहीं है। अर्ली एंटरप्रेन्योर को हम देखेंगे यहाँ पे, जमशेद जी जीजी बाय हॉय को देख लीजिए आप, एक सन थे पारसी वीवर के, और उस वक्त काफ़ी हद तक ये भी इन्वॉल्व थे चाइना ट्रेड एंड शिपिंग से, और इन्होंने लार्ज फ्लीट ऑफ शिप्स को ओड किया, बट कंपटीशन इंग्लिश और अमेरिका शिपर से काफ़ी हद तक था। बाद में इनको अपनी शिप्स बेचनी पड़ी बाय 1850s। अच्छा, कुछ बड़े बहुत ही उस वक्त के प्रोमिनेंट हमारे इंडस्ट्रीज हुआ करते थे। बंगाल में द्वारका नाथ टैगोर हुआ करते थे, राइट। इन्होंने अपना फॉर्चून आजमाया चाइना के ट्रेड से और के साथ ट्रेड करके, और उसके बाद पारसीज़ में हमारे दिनशाओ पैटिट एंड जमशेद जी नुसरन वंजी टाटा आए, उनका नाम देख लेना, ठीक है। सेठ हुकुमचंद मारवाड़ी बिजनेसमैन हुआ करते थे, उन्होंने पहली फर्स्ट जूट मिल को इस्टेब्लिश किया कैलकाटा में 1917। हम रिश्रा की ही बात कर रहे हैं ये, जो कि ज्योग्राफी के बुक में भी हमने पढ़ा है, ठीक है। एंड सो डिड द फादर एज वेल एज ग्रैंड फादर ऑफ द फेमस इंडस्ट्री जेडी बिरला। कौन? हम सेठ हुकुमचंद की ही बात कर रहे हैं, वो थे हमारे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम बात करेंगे किसकी? हम बात करेंगे भाई यहाँ पे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक की बात करें तो यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसी इनफैक्ट कंट्रोल अ लार्ज सेक्टर ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज में काफ़ी हद तक कब्जा हो चुका था। 3 बिगेस्ट वंस वर द बर्ड्स हिगलर्स एंड कॉरपोरेशन, ये बड़े बड़े नाम थे उस वक्त के इंडस्ट्रीज के, एंड्रयू यूल और जेडिन स्किनर एंड कॉरपोरेशन। ये जो एजेंसीज थी वो आपस में कैपिटल मोबिलाइज्ड यहाँ पे होता रहता था। इन्होंने जॉइंट स्टॉक कंपनीज को मैनेज किया था। कुल मिला के हम ये बोल सकते हैं जो इंडियन फाइनेंशियर थे वो कैपिटल प्रोवाइड कर रहे थे इन लोगों को, और यूरोपियन एजेंसीज जितना भी इन्वेस्टमेंट था, बिजनेस डिसीजंस वगैरह ये लोग लिया करते थे। अब आता है क्वेश्चन, वेयर डिड द वर्कर्स कम फ्रॉम? तो सिंपल सी बात है भाई, जितने भी किसान विसान थे जिनके पास कोई जॉब वगैरह नहीं था, वर्कर्स वहाँ से आते थे। तो अगर हम फैक्ट्रीज़ का एक्सपेंशन हुआ था, वर्कर्स का डिमांड बढ़ा, तो हमारे इंडियन फैक्ट्रीज़ में कुल मिलाकर के जो ऊपर का पैराग्राफ है, 5,84,000 वर्कर्स इन इंडियन फैक्ट्री, एंड 46 की बात करें तो नंबर हमारा कितना बढ़ गया, टू
crore 4,36,000. वेयर डिड द वर्कर्स कम फ्रॉम? तो वर्कर्स आया करते थे हमारे नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट से. बॉम्बे की बात करें कॉटन इंडस्ट्रीज़ में तो रत्नागिरी है. वाइल द मिल ऑफ कानपुर गॉट मोस्ट टेक्सटाइल हैंड फ्रॉम द विलेजेस विद इन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कानपुर. मतलब रत्नागिरी यूपी की साइड जाएँ तो कानपुर. मोस्ट ऑफ द टाइम ये वर्कर्स हमारे यहीं से होते थे. जब उनका हार्वेस्टिंग टाइम होता था या कुछ होता था तब ये चले जाते थे, अदरवाइज ये फैक्ट्रीज में काम करते थे. ठीक है. अच्छा, कभी कभी जब ये वो बाहर आते थे तो इनको काम करना बहुत ही मुश्किल हो जाता था, एंट्रीज नहीं मिल पाती थी. तब ये जॉबर्स के पास आते थे. जॉबर्स कौन? जो इनको रिक्रूट किया करते थे. जस्ट लाइक जो मेडिएटर होते हैं ना, वैसे जॉबर्स हुआ करते थे जो इनको अपनी जान पहचान से काम दिलाया करते थे. तो जॉबर्स क्या हुआ? जॉबर इट मीन्स अ पर्सन विद सम अथॉरिटी एंड पावर, जो लोगों को लोगों से गिफ्ट वगैरह ले करके इन लोगों को काम दिलाया करता था. ठीक है. ये देखो ये हेड जॉबर हैं फ़ोटो में जो काम दिलाया करते थे. अच्छा, पेक्युलरिटी ऑफ द इंडस्ट्रियल ग्रोथ की बात करें तो ज़्यादा एज सच कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी कर लेते हैं. यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि हमारी जो यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसीज थी, अब वो डोमिनेटेड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हमारा इंडिया में बन चुकी थी. ठीक है. इन्होंने टी कॉफ़ी प्लांटेशंस को इस्टेब्लिश किया. राइट. चीप रेट्स में अगर बात करें तो अच्छे खासा लैंड वगैरह इनको मिल चुका था. माइनिंग और इंडिगो जूट्स पे भी ये लोग काम कर रहे थे. मतलब कुल मिलाकर के इंडिया का फुल एक्सप्लॉयटेशन ये लोग कर रहे थे. ठीक है. अगर हम पूरे हमारे मार्केट की बात करें तो इंडियन मार्केट में पूरा का पूरा मैनचेस्टर गुड्स से वो पूरा का पूरा फ्लरिश था. और यार्न वाज नॉट एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ब्रिटिश इंपोर्ट इनटू इंडिया. और अर्ली कॉटन मिल्स की बात करें इंडिया में, अब वो कोर्स या फैब्रिक की जगह कॉटन यार्न प्रोड्यूस हम लोग कर रहे थे. तो ये सब चीज़ें देख लेना. अच्छा, और यहाँ पे अगर हम बात करें तो स्टार्टिंग में फ़र्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात करें तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ हमारा स्लो था. और एक ड्रामेटिकली जो वॉर था हमारा उसने न्यू सिचुएशन पैदा कर दी. कैसे? जो ब्रिटिश मिल था वो तो वॉर प्रोडक्शन के लिए सामान बनाने में बिज़ी हो गया. और मैनचेस्टर जो था वो इंडिया से जो इंपोर्ट कर रहा था वो डिक्लाइन हो गया. तो इंडियन मिल ने इसका फ़ायदा ये उठाया कि अपने होम मार्केट को सप्लाई करने लगे इंडियन मिल्स, और अपने यहाँ पे इंडियन लोगों के लिए सामान को सप्लाई करने लगे, जिससे काफ़ी हद तक हमारे जो चीज़ें थी वो हाइप हो गई. जैसे जूट बैग हो गई, क्लोथ फॉर आर्मी यूनिफॉर्म्स हो गई, टेंट हो गए, लेदर बूट हो गए. हमने ये सब काम करना शुरू कर दिया. मल्टीपल शिफ्ट में काम करना शुरू कर दिया. नंबर ऑफ़ वर्कर्स उसमें एम्प्लॉयड हो गए और हर किसी को काम मिलने लगा. जो वर्किंग आवर था वो बढ़ गया. तो कुल मिलाकर के प्रोडक्शन हमारा बूम कर गया. एंड अगर हम वॉर के बाद की बात करें तो मैनचेस्टर दोबारा अपनी ओल्ड पोजीशन इंडियन मार्केट में नहीं ले पाया. ठीक है. तो ये कुल मिलाकर के अच्छी थी. हमें अगर बात करें स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ प्री डोमिनेट की बात करें तो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्शन जो हुआ करता था वो 20th सेंचुरी में एक्चुअली एक्सपेंड हुआ. लेकिन अगर हम बात करें तो हैंडलूम सेक्टर जिसकी हम बात कर रहे हैं, जहाँ पे हम चीप मशीन से थ्रेड वगैरह वाइप करेंगे, बनाएंगे, वो काफ़ी हद तक चीज़ें ठीक थी क्योंकि लोग ख़रीदते थे. लेकिन ये जो चीज़ें थी बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली हुआ करती थी. ठीक है. यहाँ पे फ्लाई शटल का एग्जांपल, एक फ्लाई शटल देख लेना. लूम इंडस्ट्री में जो वीवर्स थे वो फ्लाई शटल को यूज़ करते थे. एक मैकेनिकल डिवाइस होता है जिसको हम वीविंग के लिए यूज़ करते हैं. रोप एंड पुलीस लगा रहता है, हॉरिजेंटल थ्रेड्स लगे रहते हैं. ठीक है. तो लार्ज लूम्स एंड वीव वाइट पीसेस ऑफ क्लोथ्स को बनाने में यूज़फुल रहता है. ठीक. अच्छा, यहाँ पे अगर हम बात करें तो इस कुछ वीवर्स के ग्रुप थे वो बेटर पोजीशन में थे कंपैरिजन टू अदर मिल इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो यहाँ पे जो कोर्सर क्लॉथ हुआ करता था वो जो थोड़ी घटिया क्वालिटी का, उसे पुअर लोग ख़रीद लिया करते थे. उनका जो डिमांड था वो फ्लक्चुएट करता था. अगर हम बैड हार्वेस्ट या फेमाइन के टाइम में देखें तो जो रूरल पुअर लोग होते थे उनको खाने के लिए कुछ नहीं होता था, इनकम भाग जाती थी. तो वो कपड़े कैसे खरीदते? जब खाने के लिए नहीं है तो भाई कपड़े कोई कैसे खरीद सकता है? तो फेमाइन की अगर बात करें, हालांकि फेमाइन ने बनारसी और बलूचरीज जो साड़ीज़ होती हैं उन पे कोई इफेक्ट नहीं डाला. ऑब्वियस सी बात है कैसे इफेक्ट डालता, क्योंकि ये चीज़ें पुअर पीपल तो खरीदते नहीं थे, ये चीज़ें तो अमीर लोग खरीदते थे. तो साड़ीज़ विद अ विवन बॉर्डर और द फेमस लुंगीज और द हैंकरचीफ ऑफ मेड्रास कुड नॉट बी ईजिली डिस्प्लेस बाय द मिल प्रोडक्शन. मतलब ये जो चीज़ें थी ना वो हैंडलूम की ही चलती थी, क्योंकि इसमें एक जिसे बोलते हैं फिनिशिंग हाथ से ही आती थी और कॉस्टली भी होती थी.
तो ये चीज़ें ना मार्केट्स फॉर गुड की बात करें तो ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स जो थे उन्होंने इंडियन मार्केट को टेक ओवर किया था। अब इंडियन वीवर्स एंड क्राफ्ट्समैन ट्रेडर इंडस्ट्रीज़ ने क्या किया, कॉलोनियल कंट्रोल को अगर हम बात करें तो अपनी स्पेस बनाने के लिए उन्होंने कुछ काम किया। अब अगर हम बात करें जो न्यू प्रोडक्ट्स से जो प्रोड्यूस हो रहे थे, कैसे लोगों को वो लोग मनाएँ कि भाई आप लोग इन सामानों को खरीदें। तो एक ही तरीका बचा जिससे कंज़्यूमर को ये लोग अट्रैक्ट कर सकते थे इंडियन एडवर्टाइज़मेंट के थ्रू। तो यहाँ पे आप देखिए, एक पिक्चर देखिए, जैसे ग्राइप वाटर जो कि आज भी आता है। ग्राइप वाटर का कैलेंडर इश्यू किया गया 1928 में, जहाँ पे भगवान कृष्णा की इमेज लगाई गई कि भाई ये जो वाटर पिएगा वो भगवान कृष्णा की तरह ही हेल्दी हो जाएगा। तो लोग अपने बच्चों को पिलाते थे अट्रैक्ट करने के लिए। एडवर्टाइजमेंट इन लोगों ने कैलेंडर निकाला। अब ये न्यूज़पेपरों में, मैगजीन्स में, होर्डिंग्स में, स्ट्रीट पे, टेलीविज़न स्क्रीन्स पे ये सब चीज़ें आने लगी। कपड़े जो होते थे उन पे मेड इन मैनचेस्टर लिखा रहता था बोल्ड लेटर से, सो दैट कि ये लोग, इनका एक्सपेक्टेशन था कि लोग कॉन्फिडेंट हो जाएं कि अगर क्लॉथ खरीद रहे हैं तो भाई ये मेड इन मैनचेस्टर है। तो लोग एक जैसे बोलते हैं ना कि एक बहुत ही अच्छा खासे तरीके से एक इन्होंने एडवर्टाइजमेंट करना शुरू किया, सो दैट कि अधिक से अधिक लोग हमारे गुड्स को ख़रीदें। और अगर हम ग्राइप वाटर की बात करते हैं या बाकी और गुड्स की बात करते हैं जहाँ पे मैनचेस्टर वगैरह का नाम लिखा रहता था, तो लोग वाकई में इन सब इमेजेस को देख कर के ख़रीदते थे। अब ख़रीदने के साथ साथ लोगों का ध्यान थोड़ा वो भी होता था ना कि हमारे गॉड एंड गॉडेस का पिक्चर लगा हुआ था, डेफिनेटली ये चीज़ें अच्छी होंगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे एक सोप है, सोप में क्या लिखा हुआ है, सनलाइट सोप। अब सनलाइट सोप में भगवान वरुण, विष्णु की बात करें, अपनी 2 वाइफ्स के साथ बैठे हुए हैं, तो लोग उन लेबल की तरफ अट्रैक्ट हो जाते थे और ब्यूटीफुली ये इलस्ट्रेटेड होती थी। ठीक है, उनके ओल्ड लेबल की बात करें या लोगों के दिमाग में बात करें, मैन्युफैक्चरिंग के दिमाग में बात करें, उनकी कैलकुलेशन की बात करें, तो भाई ये चीज़ें लोगों को अपील करती थी। इंडियन गॉड्स एंड गॉडेस रेगुलरली अपीयर्ड होने लगे इन लेबल्स पे, और डिवाइन अप्रूवल लोगों को लगता था कि हमें मिल रहा है, सो दैट कि अब गुड्स वगैरह हमारे बिक भी जाएंगे और लोग खरीद भी लेते थे। ठीक है, सेम देखो यहाँ पे भी वही चीज़ आ रही है। इंडियन मैन्युफैक्चरर एडवर्टाइज द नेशनलिस्ट मैसेज वॉज क्लियर एनफ। इनके जो मैसेजेस होते थे वो नेशन से रिलेटेड बिल्कुल क्लियर होते थे, एंड इनके प्रोडक्ट्स पे वो चीज़ें मेंशन होती थी, और एडवर्टाइजमेंट एक तरह का पहिया बन चुका था। नेशनलिस्ट मैसेजेस एंड स्वदेशी मैसेज प्रोवाइड कर रहे थे। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे आपका ये चैप्टर होता है ख़त्म। और अब हिस्ट्री के हमने पूरे के पूरे लेक्चर्स कर लिए हैं बेटा। अब हमारे जो मेन इंपॉर्टेंट हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस होंगे वो कल इसी वीडियो में हम दूसरा इसका वीडियो बनाएंगे, जिसमें सिर्फ बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी 5 मार्क का क्वेश्चन है वो हम करेंगे। थैंक यू।